हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम बात करने वाले हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ के ही रखा है कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल अंडर लॉ। तो वो एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू एनफोर्स किए जा सकते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप सब ने ना अपनी लाइफ में कई बार ई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और उसको एग्जीक्यूट भी कर चुके हो। अब वो कैसे? अब देखो, आप सबके पास में व्हाट्सएप होगा या फेसबुक में आपके अकाउंट होगा। तो व्हाट्सएप में जब आपने फर्स्ट टाइम साइन इन किया था तो इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डाला, देन ओटीपी आपको मिला एंड वहाँ पे उन्होंने आपसे एक चेक बॉक्स में टिक करवाया जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन थे। तो मोमेंट आपने जब ये चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया एंड फिर आपने साइन इन किया, उस मोमेंट में आप ई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। ठीक है, तो ई कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अब ई कॉन्ट्रैक्ट को हम समझते हैं सिंपल टर्म में कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग है और वो क्रिएट हुआ है या साइन हो चुका है या एग्जीक्यूट हो चुका है डिजिटली। ठीक है, सब कुछ डिजिटली हुआ है एग्रीमेंट में, देन सच एग्रीमेंट इज कॉल्ड एन ई कॉन्ट्रैक्ट। So, e-contract is a legally binding agreement created, signed and executed electronically without the need for physical paper or face-to-face interaction. अब जब आपने व्हाट्सएप मेल साइन इन किया था फर्स्ट टाइम, तो आप व्हाट्सएप के कोई ऑफिस में तो फिजिकली जाके तो आपने साइन नहीं किया ना, वो सारा आपका मोबाइल से ही हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिर फिजिकली कहीं पर जाके या कोई फिजिकल पेपर की कोई नेसेसिटी ही नहीं होती है। ठीक है, so electronic contract basically uses digital communication methods such as email, online platform जैसे कि आपके व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है इसको द मोस्ट कन्वीनियंट वे माना गया है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो, हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द एसेंशियल्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं की है तो यहाँ पे आपको आई बटन आ जाएगा, वहां से आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब जो एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वही एसेंशियल्स होंगे ई कॉन्ट्रैक्ट के। हमने इसको एक तरह से ट्विक कर दिया है या फिर इसको मोड़ के इसको एडजस्ट करके रखा है। ठीक है, तब सिंस की ये क्लास हमने पहले से डिस्कस करके रखी है तो मैं आपको डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी। तो एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर कंसेंट किसी फोर्स से या कोअर्शन से या फ्रॉड से लिया गया है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड देन दोनों जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट जो पार्टीज है, जो इनसेन पर्सन है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एंड लास्ट, लीगल एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो। तो अगर ये एसेंशियल जो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है, अगर ये फुलफिल होते हैं किसी भी ई कॉन्ट्रैक्ट में, तब ये ई कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड ई कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ई कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा? अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका रिकॉग्निशन आता है फ्रॉम सेक्शन 10 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका फॉर्मेशन या जिसके प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन सारा कुछ डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इसको अनएनफोर्सेबल कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट में सेक्शन 10 क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, अब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का अगर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ठीक है, ये तीन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो
तो सेक्शन 10 यही बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन होता है, जो ऑफर कर रहा है ऑफरर, और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ऑफरी। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। अब वैसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टीज होते हैं, दैट इज ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। तो सेम ओरिजिनेटर कौन हुआ, वही जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर होता है, जो सेंड कर रहा है, जेनरेट या फिर ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज को टू अनदर पर्सन। ठीक है, उसको ओरिजिनेटर बोलता है। ठीक है, जहां से ओरिजिन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट का। अब एड्रेसी कौन है, सेम वही जो ऑफरी है। ओरिजिनेटर जिस अनदर पर्सन को ऑफर कर रहा है अपना प्रपोजल, वो होता है एड्रेसी। ठीक है, तो एड्रेसी बेसिकली कौन है, जो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनेटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब ई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 5 टाइप्स को होते हैं, दैट इज श्रिंक रैप, क्लिक रैप, ब्राउज रैप, स्क्रोल रैप एंड साइन इन रैप। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक शॉर्ट में सबको समझा देती हूँ ताकि जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो आप मोबाइल फ़ोन के एक स्टोर में गए, ठीक है, और वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन्स देखने लग गए। अब आपने ना मोबाइल फ़ोन देखते देखते उसके जो कवर है, जो उसका बॉक्स है, उसको आपने ओपन कर दिया, सील। ठीक है, आपको लेकिन वो मोबाइल फ़ोन वो वाला लेना नहीं था, फिर भी आपने उसका सील ओपन कर दिया है। तब फिर स्टोर जो ओनर है वो आपको क्या बोलेगा कि अब तो ये आपको परचेज करना पड़ेगा। तो यही होता है श्रिंक रैप एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिसके ओपनिंग से, जिसको खोलते ही आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन से बाइंडिंग हो जाते हो, उसको बोला जाता है श्रिंक रैप एग्रीमेंट। अब क्लिक रैप एग्रीमेंट क्या होता है, आपने जब व्हाट्सएप में फर्स्ट टाइम साइन इन किया था, ठीक है, तो वहाँ पर सेम वही आपको बॉक्स मिला दैट यू एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन अबाउट। ठीक है, जैसे ही आपने ये क्लिक कर दिया ना बॉक्स, वहाँ पे आप ई कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अ क्लिक रैप एग्रीमेंट में आप एंटर हो गए। तो क्लिक रैप एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्री बाय क्लिकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउज रैप एग्रीमेंट। अब इसको आप ऐसे समझो कि आप ना यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, जब आप यूट्यूब के वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पे साइड में ना होम बटन या फिर सर्च ये सब आता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में या किसी भी वेबसाइट के किसी भी कॉर्नर में ना यहाँ पर आएगा, मान लो प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो क्लिक किया है, ठीक है, वो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो जब आप यूट्यूब चला रहे हो तो आप नेचुरली उस एग्रीमेंट में आ गए हो कि इसकी जो यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी है आप उसको एग्री कर रहे हो। तो यही होता है ब्राउजर्स एग्रीमेंट दैट इज बाइंडिंग बाय ब्राउजिंग। अब स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट क्या होता है, अब मान लो आपने अमेज़ॉन से ना एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है एंड प्रोडक्ट के नीचे ऑलरेडी लिखा होता है कि इसका रिटर्न या रिफंड पॉलिसी क्या होगा। ठीक है, so basically when you are adding that product in your cart then you are agreeing to the return and refund policy of the Amazon। ठीक है, आप यहाँ पे कोई क्लिक नहीं कर रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ प्रेजेंट, जस्ट द थिंग इज यू हैव टू रीड इट। आप स्क्रॉल करके नीचे उसको पढ़ सकते हो कि इसका क्या है पॉलिसीज। तो आप जब कार्ट में डाल के ऑर्डर कर देते हो देन यू एग्री टू द रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज। ठीक है, सो स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट क्या होता है, स्क्रॉल टू एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइन इन रैप एग्रीमेंट। अब साइन इन रैप एग्रीमेंट को हम ऐसे समझते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम पेटीएम में साइन इन कर रहे हैं, अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस पेज में हमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब उस टर्म्स एंड कंडीशन में वन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन है कि आप तभी खोल सकते हो पेटीएम में अकाउंट व्हेन यू आर अबाउट 18 ईयर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन इन करते हो तो दैट मीन्स यू आर एग्रीइंग दैट यू आर अबाउट 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसी को ही बोला जाता है साइन इन रैप एग्रीमेंट। इट इज
बाइंडिंग ऑन लॉगिन इन एंड साइनिंग अप। ठीक है, अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। श्रिंक रैप एग्रीमेंट क्या था, आप याद रखना, जैसे आपने मोबाइल फोन का बॉक्स का सील तोड़ा, दैट इज अ श्रिंक रैप एग्रीमेंट। व्हेन समवन बाइज अ गिवन प्रोडक्ट or a piece of software, they are considered to accept the terms and conditions of the agreement। ठीक है, और इन एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है, जब आप उसको ओपन करोगे, परचेज करोगे, ओपन करने के बाद में ही आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का पता चलेगा। ठीक है, so these agreements are predicated on the straightforward notion that acceptance of the terms and conditions of a product is shown after it has been opened, after it has been packed or wrapped। ठीक है, और श्रिंक रैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर नेगोशिएशन का ना कोई भी प्लेस नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको लेना है वो प्रोडक्ट तो आप लो, वरना इसको आप नेगोशिएट आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है क्लिक रैप एग्रीमेंट। क्लिक रैप एग्रीमेंट में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, व्हाट्सएप वाला, तो इसी के ध्यान से हम इसको समझते हैं। तो क्लिक रैप एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली वेबसाइट या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग या फिर डिजिटल मीडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है, और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये अप्रूव होना चाहिए यूज़र से एट द टाइम ऑफ लॉगिन। तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज है या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लॉगिन के टाइम में ही अप्रूव करना पड़ेगा बाय द यूज़र। ठीक है, श्रिंक रैप एग्रीमेंट की तरह भी क्लिक रैप एग्रीमेंट में भी कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और इसका एक्सेप्टेंस कैसे होगा, बाय सेलेक्टिंग आई एग्री। तो व्हाट्सएप में आपको जब साइन इन किए थे तब वो आपको मिला था ना एक चेक बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ था आई एग्री दैट आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर मेंशन अबाउ। ठीक है, तो आप जिस मोमेंट में ये आई एग्री करोगे तभी आप ये क्लिक एग्रीमेंट में साइन कर सकते हो। अब ब्राउज रैप एग्रीमेंट क्या था, हमने यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया था, यूट्यूब का, तब इसी से ही हम समझते हैं। तो ब्राउज रैप एग्रीमेंट बेसिकली ज़्यादातर हमें मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट अनाउंसमेंट्स में मिलते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है जहाँ पर वो आपका कंसेंट मांगते हैं कि वो आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब ये जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है इसका कोई एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो। सेम वैसे ही यूट्यूब में भी वैसे ही होगा कि वहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी मेंशन की जाती है, आप उसको ब्राउज करके देख सकते हो। अब ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ऑलरेडी यूट्यूब में है, इसमें एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये एज अ हाइपरलिंक शो किए जाते हैं किसी भी वेबसाइट में, जो यूज़र है वो ज़्यादातर अवेयर नहीं होता उस चीज़ का। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस देयर इज़ नो फॉर्मल प्रोसेस। तो जिस तरह से श्रिंक रैप एग्रीमेंट या फिर क्लिक रैप एग्रीमेंट में फॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये चीज़ ब्राउज रैप पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस का कोई भी फॉर्मल प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट। यहाँ पे हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, अमेजोन वाला, जहाँ पे हमने बात की थी ना रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी की, कि आप स्क्रॉल करते हो और वहाँ पे आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशंस मिलते हैं। बिफोर द यूजर में इंडिकेट वेदर दे एग्री और डिसएग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, द स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट फोर्स द यूजर टू स्क्रॉल डाउन थ्रू द लाइसेंस एग्रीमेंट सजेस्टिंग दैट दे हैव रेड देम। तो अब आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आप इसको तभी रिटर्न कर सकते हो जब इसका टैग या फिर सील ब्रेक नहीं होगा, उस कंडीशन में रिटर्न में ले सकते हैं। तो अब जब आप रिटर्न में प्लेस कर रहे हो अपने ऑर्डर को, तो नीचे में जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर वो आपसे क्या क्लिक करवाते हैं ना, दैट आई एग्री दैट द प्रोडक्ट सील और द टैग इज नॉट ब्रोकन। तो ये क्या हुआ, जब आप क्लिक किए, आपने स्क्रॉल किया, आपने फिर क्लिक किया एंड यू एग्री कि मैंने ये पढ़ लिया है टर्म्स एंड कंडीशंस और मैं इसे एग्री करती हूँ, तो वहाँ पे इस एग्रीमेंट को बोला जाता है स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको फोर्स करते हैं कि आप स्क्रॉल डाउन करो एंड देन इंश्योर करते हैं कि आपने इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिया है। लास्ट क्या है, साइन इन रैप एग्रीमेंट।
Sign-in wrap agreement is a type of electronic contract where assent is obtained when the end user logs in to use a product और साइन अप फॉर एन ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, सेम वैसे ही जब आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर भी वो लोग आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लिक करवाते हैं। ठीक है, तभी अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हो तभी आप उसमें साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2019 का केस है। इसमें बेसिकली जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल अंडर लॉ एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सेल अराइज फ्रॉम द सेम। तो इसमें हाई कोर्ट ने यही बोला कि जो ई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लॉ से एनफोर्सेबल है और इनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही अराइज होंगे। नेक्स्ट केस लॉ है ट्राइमेक्स इंटरनेशनल वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम 2010 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट ईमेल्स एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ईमेल के थ्रू में जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट एंटर हुआ है वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें फिजिकली होती है। ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारा कुछ डिजिटली होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना। तो अब जब सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, पार्टीज को फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो जो ई कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है पार्टीज के लिए। क्योंकि देखो ई कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गया, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉस्ट इफेक्टिव। अब जब फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं होना, जो पेपर वर्क है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो ये काफ़ी आपके कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है। सो ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। थर्ड है स्पीड। फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लोकेशन में आएगा, फिर पेपर वर्क प्रिपेयर होते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ई कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है। फोर्थ है एसेसिबिलिटी। अब ये हमेशा जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है तो आप इसको कभी भी एसेस कर सकते हो ना। फिफ्थ है सिक्योरिटी एंड लीगल वैलिडिटी। अब जो ई कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली एनक्रिप्टेड रहते हैं, तो इसके वजह से जो इसकी ऑथेंटिसिटी है वो इंश्योर की जा सकती है। लास्ट है ट्रेसेबिलिटी। अब ई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं आप उन सबको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ई कॉन्ट्रैक्ट पूरा टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटली हो रही है, तो इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है एक तो वो होना ज़रूरी है एंड प्लस डिजिटल डिवाइसेस है वो भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब ई कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी हैकिंग हो सकती है या फिर फिशिंग भी हो सकती है, तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक होने के चांसेस इसमें बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल एंड जुरिडिक्शनल चैलेंजेस। अब देखो ई कॉन्ट्रैक्ट में अब दोनों पार्टीज अलग अलग लोकेशंस में बैठे हैं। अब एज्यूम कर लो कि ये कंट्री ए में एक पर्सन बैठा है और दूसरा कंट्री बी में बैठा है, तो ये चैलेंज एक बहुत आ जाता है कि जब डिस्प्यूट होगा इन दोनों के बीच में तो कौन से कंट्री के लॉस यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ना पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो जो मिसकम्युनिकेशन है उनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जब इंटरेक्शन ही नहीं हो रहे फेस टू फेस तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस गैप। अभी भी देखो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अनअवेयर है कि इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है या इसकी लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि कौन से लॉज अप्लाई हो रहे ई कॉन्ट्रैक्ट में। तो ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अभी भी काफ़ी अनअवेयरनेस है लोगों के बीच में। एंड लास्ट है एनफोर्सिबिलिटी इश्यूज। हर कॉन्ट्रैक्ट का ना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब मान लो ई कॉन्ट्रैक्ट में ना फॉर्मेटिंग में कोई दिक्कत आ गई है, कोई इम्प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, तो फिर इसको लॉफुली एनफोर्स करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। या फिर इम्प्रॉपर स्टैंपिंग हो गया है, इनवैलिड डिजिटल सिग्नेचर हो गया है इसमें, तो इन कंडीशन में
ई कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में होता है सब कुछ एंड पेपर बेस्ड फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में है एंड इसको ऑनलाइन ही एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रिएशन प्रोसेस है, इसमें दोनों पार्टीज का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है या फिर इनको पोस्टल से एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में इसका जो क्रिएशन है और एक्सचेंज है सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है थ्रू डिजिटल टूल्स। अब क्रिएशन के बाद में एग्जीक्यूशन कैसा होता है, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकली जाके वहाँ पर आप साइन करते हो विद पेन एंड पेपर, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में ई सिग्नेचर्स यूज होते हैं या फिर क्लिक रैप या फिर अदर ऑनलाइन मेथड्स यूज होते हैं जैसे ब्राउज रैप। ठीक है, अब कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो ई कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और स्टोरेज, पेपर वर्क काफ़ी कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि अब पेपर वर्क ही यूज़ नहीं हो रहा है, फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो फिजिकल मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाती है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि फिजिकली आपको जाके वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा एंड साइन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट फास्ट है क्योंकि आप ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, साइन भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये फास्टर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट में ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें इन पर्सन इंटरेक्शन होता है एंड कोरियर सर्विस भी लगती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आप कहीं पर भी बैठे हो विद इंटरनेट कनेक्शन तो आप उसको एसेस आराम से कर सकते हो। अब जैसे आपका घर का एग्रीमेंट है, परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, वो आपके बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, तो आप उसको कब एसेस कर पाओगे, आपको फिर बैंक के लॉकर में जाना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन एसेस द एग्रीमेंट। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट अगर आपका ई कॉन्ट्रैक्ट या इलेक्ट्रॉनिकली बना हुआ होता तो आप कभी भी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से विद इंटरनेट कनेक्शन आप कभी भी इसको एसेस कर सकते थे। ठीक है, तो ये हुए डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनके कितने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं एंड प्लस इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एंड ये कैसे एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।